नहीं, यह घोषणा तो निश्चित रूप से, जी जी जी, ठीक है। इस घोषणा का तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक इस बात का माहौल बनाने में लगे हुए थे कि आखिर जो ये अनाज मिल रहा है या जन सुविधाएं मिल रही हैं, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो लाभार्थियों की एक सूची बना रखी थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनको यह समझाने का प्रयास किया बार बार। इस घोषणा से कम ये भी लोगों के बीच में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वह जो निःशुल्क मिलने वाला अनाज है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी पहले ही आर्थिक सहायता देने वाली जो बातें हैं वो घोषणा कर चुके हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे और किसानों के कर्जे माफ करेंगे। तो जो किसानों को 6,000 रुपये का जो किसान सम्मान निधि है उसके बारे में कांग्रेस और इंडिया दल समूह पहले से ही एक माहौल बनाए हुए हैं। अनाज को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने लाभार्थियों को एक ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि अभी इस बारे में कांग्रेस या इंडिया दल समूह कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस घोषणा से निश्चित रूप से आने वाले चरणों में और आने वाले चरणों में ही इस मुफ्त अनाज का मतलब है, क्योंकि अगर अगर निःशुल्क चीज़ों को देने की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा मुफ्त में चीज़ें दी जा रही थी तो वह केसीआर की सरकार दे रही थी तेलंगाना में, चाहे किसानों को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे अल्पसंख्यकों को हो, किसी वर्ग की बात कीजिए आप, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में दे रही थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में वह निःशुल्क वितरण किसी काम नहीं आया। जी अन्य राज्यों में भी है तो, लेकिन जो हिंदी प्रदेश है इन राज्यों में निश्चित रूप से ये जो अनाज वाली घोषणा है इसका असर है। लेकिन अगर आप 5वें चरण के मतदान की बात करेंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो 2022 के विधानसभा चुनाव से ही तस्वीर साफ होने लगी थी। 2019 के चुनाव में इन 13 के 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया था। 19 में, 14 में संभवतः 1 सीट मिली थी इनको। लेकिन 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इसमें से कोई ऐसी सीट नहीं है जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने अपनी जबरदस्त राजनीतिक मौजूदगी न प्रदर्शित की। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जी चाहे आप अवध का क्षेत्र ले लीजिए और चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र ले लीजिए। 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत हार 30,000 से 70,000 वोटों के बीच में हुई है, जिसमें लखनऊ के पास का की कंस्टिट्यूंसी मोहनलालगंज शामिल है, इलाहाबाद के पास की कंस्टिट्यूंसी कौशाम्बी शामिल है, जहाँ पे ये गोंडा शामिल है, बांदा शामिल है और फैजाबाद शामिल है। ये 5 जहाँ ये जीत हार 30 से 70,000 के बीच में हुई है और इन 5 संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। कौशाम्बी जिले में 3 के 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और जो बाकी 2 सीटें हैं वह रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी ने जीता है। और रघुराज प्रताप सिंह के से अमित शाह साहब मिल चुके, जी कल उनसे संजीव बालियान साहब मिलने गए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की आज़ादी देता हूं कि सोच समझकर जिसको चाहे उसको वोट दें। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। तो अब ये आपको कौशाम्बी की सीट कहाँ जाएगी, आप इसका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। मोहनलालगंज सीट के बारे में भी आप यही सोच लीजिए कि मोहनलालगंज सीट में जबरदस्त तरह का एक एंटी इनकम्बेंसी है जी और उस इलाके में भी समाजवादी पार्टी ने अपने जीत विधानसभा में दर्ज की और ये जो पंचायतों के चुनाव हुए उन चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण जीतें दर्ज की। आप अमेठी और रायबरेली को देख लीजिए। रायबरेली की 5 सीटों में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 1 सीट का बीजेपी के पास है और वो जो बीजेपी की विधायक हैं उन्होंने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने से मना कर दिया आदित्य और जी। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। दिनेश प्रताप सिंह के साथ अखिलेश सिंह के कैसे संबंध रहे हैं, धुन्नी सिंह के जमाने से इस परिवार दोनों परिवारों के बीच किस तरह के रिश्ते रहे हैं, पूरा अमेठी जानता। यहाँ तक कि कांग्रेस की विधायक होते हुए भी अदिति सिंह के ऊपर किस तरह के हमले कराए गए चुनाव के दौरान, यह भी अदिति सिंह को पता है। उन्होंने साफ साफ कर दिया गोया कि कोई भी
जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे बरेली में। मनोज पांडे के ऊपर इतना दबाव पड़ा, मनोज पांडे ने भी प्रचार करने से मना कर दिया। अलग से मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने। तो आप रायबरेली की कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास स्थिति है। और पिछले कई सालों में आप ये सब कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत नेतृत्व भी नहीं पैदा कर सकी अपने स्तर पर रायबरेली में। दिनेश प्रताप सिंह भी आयातित नेता है, ये मूलतः कांग्रेस के नेता थे जो आज बीजेपी में है। अमेठी की भी स्थिति आप देख लीजिए। अमेठी की सीटों में हालांकि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक थे उसमें से दोनों के दोनों राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मदद करते नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी की उपस्थिति पंचायतों के चुनाव में जबरदस्त नजर आई जी। और तमाम नेताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया बीजेपी में, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई। उम्मीदवार भी उन्होंने कैसा उतारा जिसके ऊपर कम से कम बाहरी होने का आरोप नहीं लग सकता, या अप्रवासी होने का आरोप नहीं लगा सकता, या अचानक चुनाव में उतरने का आरोप नहीं लगाया सकता। और पूरा का पूरा गांधी नेहरू परिवार अमेठी में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। तो आप जितने सीटें देखते चले जाएंगे, 13 की 13 सीटों में से शायद कोई ऐसी सीट है जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक तरफा चुनाव होगा बीजेपी के लिए, ये 5वें चरण में। तो कांग्रेस ने या इंडिया दल समूह ने जो झांसी में का उल्लेख किया अभी अखिलेश सिंह ने अपने वक्तव्य में, अगर उस वीडियो को देखिए जो झांसी में रैली हुई है, आप उस बेल्ट में जो बुंदेलखंड के जो इलाके हैं, चाहे जालौन, चाहे बादा, चाहे हमीरपुर या झांसी मेरे ख्याल से 5वें फेज में नहीं, आगे वाले फेज में है, इसी में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन किसी भी क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मजबूती से टक्कर न दिया। तो आप इन 13 की 13 सीटों में जो एक तरफा लड़ाई थी पिछली बार, वो नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि 2019 का जो प्रदर्शन था बीजेपी का, ये इन सीटों पे संभव नहीं है। अन्य राज्यों की भी स्थिति आप देख सकते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां हैं अपनी सीटों को बरकरार रखने का, या इंडिया दल समूह के साथ उन सीटों को छीनने का, वह भी स्थिति नहीं बन रही है। तो अब ये जरूर है कि 5वें चरण, 4थे चरण तक काफी कुछ स्थिति साफ हो गई, और पहले चरण से लेकर के जो इस चुनाव का टोन सेट हुआ, टोन की भारतीय जनता पार्टी अपना कोई नैरेटिव नहीं चला पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का नारा असफल हो गया है, वह राम मंदिर के नाम पर लोगों को आकर्षित करने में विफल है, अपनी योजनाओं का नाम नहीं ले पा रही है। वो जिन योजनाओं के नाम पर ढिढोरा पीटती रही कि हमने वो एक अलग तरह का और गेम चेंजर प्रोग्राम लाई है, उसके चर्चा तक नहीं करती। तो सवाल इस बात का है कि अगर आप अपने गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी राजनीतिक रणनीति है वो आप काम नहीं कर रही है, हिंदुत्व का नारा आपका असफल है, आपके राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, आपका बोलता हुआ मतदाता शांत है, दूसरी तरफ आपका विरोधी मतदाता है वो कंसोलिडेट है। इस बार कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। अगर एक बात कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति से संभवतः त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, मुझे कहीं नजर नहीं आता, किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं देखता हूँ जो 2014-2019 में नहीं दिखाई पड़ा था, वो यह है कि वह अपने MOI समीकरण से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने उम्मीदवारी में तय किया है। एक दूसरा उल्लेख आपको मैं करना चाहूंगा कि इन किसी भी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी लहर के कभी चुनाव नहीं जीती है जी। कोई भी चुनाव, 1-2 सीटें ऐसी हैं जिसपे भी भारतीय जनसंघ चुनाव जीता है, बाकी आगे आकर के केवल चुनाव जीते हैं 96 में, 98 में, 99 में, फिर सूखा पड़ गया, फिर आकर के 2014 में और 2019 में। 96, 98, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, उस समय एक एंटी कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी और एक माहौल था उस सरकार के खिलाफ, और उस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यहाँ तक कि 1991 में भी वो सफलता नहीं मिल पाई थी जी। आप बनारस जैसे सीटों को ले सकते हैं कि जहाँ पे सफलता मिली थी बीजेपी को, अन्य बहुत सारी सीटें जहाँ सफलता नहीं मिली। 96 में सफलता मिली, 98 मिली, 99 मिली, और 2014 में मिली, 2019 में मिली। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को न तो जन समर्थन मिला और न ही मत प्रतिशत बढ़ा। हार जीत के आधार पर भी आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानता कि उस पार्टी पार्टी हार गई तो लोगों ने खारिज कर दिया,
इस आधार पर भी मूल्यांकन होना चाहिए कि उसको किस तरह का जन समर्थन मिला, कितने प्रतिशत लोग उनके पक्ष में खड़े हुए। वह भी 2009 के चुनाव में नहीं है। एक मुश्किल से एक सीट आपको मिलेगी जहां दहाई में मत प्रतिशत है बीजेपी जी का। तो वो अगर अगर कोई लहर नहीं है तो वह चुनौती है बीजेपी के सामने। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाताओं का जो कंसोलिडेशन है, मतलब एकताबद्ध होना है, यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी इसका कैसे मुकाबला करेगी यह तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।